वेलकम दोस्तों। रॉय क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग सीटेड में शॉर्ट में और संपूर्ण गाथा पढ़ रहे थे कि एक नज़र में सब कवर हो जाए, तो उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए जैसे कि कल हम लोगों ने व्यक्तित्व विभिन्नता पढ़ा, तो चूंकि व्यक्तित्व विभिन्नता पे एक टीचर के तौर पे आपको इस बात को समझना होता है, जैसे कि आपने कल पढ़ा था कि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं और सभी बच्चों के बीच भिन्नताएं होती हैं, सोच विचार से अलग होते हैं। इसलिए हमें सभी बच्चों को एक जैसा मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, एक तरह की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, एक तरह की शिक्षण विधि का नहीं प्रयोग करना चाहिए, एक तरीके की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मतलब हर एक चीज क्या होनी चाहिए, अलग अलग। सर शिक्षण विधि हो गई आपकी, मूल्यांकन हो गया आपका, परीक्षा हो गया आपका, शिक्षा का उद्देश्य हो गए, शिक्षा हो गई, सब कुछ क्या होना चाहिए, अलग अलग। लेकिन इन सभी अलग अलग बातों के बीच एक चीज होता है जो कहा जाता है कि सभी बच्चों को एक ही जगह होना चाहिए। जो जो अलग अलग के अलावा भी, लेकिन एक चीज होता है जो कि कहता है कि बच्चों को एक ही जगह रखना है, और वो चीज है आपका अगला टॉपिक जिसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। वैसे तो थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि आज का टॉपिक जो है वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, तो हर चीज अलग अलग होगी, ठीक है, सारी चीजें अलग होंगी, दुनियादारी सब अलग होगी, पर एक चीज जो होता है जो आप अलग नहीं कर सकते वो है कि सभी बच्चों को एक ही कक्षा के अंदर पढ़ाना है। चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे दृष्टिबाधित बालक हो, चाहे उसमें श्रवण बाधित हो, मुख बधिर हो, चाहे विकलांग दिव्यांग किसी तरीके का बच्चा हो, चाहे सामान्य बच्चा हो, पिछड़ा बच्चा हो, प्रतिभाशाली, चाहे किसी मंद बुद्धि कैसा भी बच्चा हो, हर एक बच्चे को एक ही कक्षा के अंदर पढ़ाना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। और इस टॉपिक के अंदर इससे ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है, ना इसकी विशेषता समझनी है आपको, ना कुछ, बस आपको एक माइंडसेट रखना। विशेषताएं तो बहुत बन सकती है, उसकी बात नहीं है, लेकिन वो सब लिखना बेकार है। बस अपने माइंडसेट को रखना है कि नहीं, व्यक्ति भिन्नता ठीक है, सभी बच्चों के लिए सब कुछ अलग अलग, लेकिन जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी वो एक ही कक्षा के अंदर एक साथ दी जाएगी। क्योंकि देखिए शुरुआत में ये हुआ, समावेशी शिक्षा से पहले ये बात आती थी कि जब टीचर्स ने देखा कि उनके कक्षा के अंदर कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि पिछड़े बच्चे थे। पिछड़े बच्चे कहने का मतलब ये होता है कि किसी कारणवश आपका क्लास छूट गया तो बाकी बच्चों से आप शिक्षा में क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो किसी कारणवश जब क्लास छूटता है तो बाकी बच्चों से आप शिक्षा में पीछे हो जाते हैं, तो उन बच्चों को बोला जाता है पिछड़े बच्चे। तो जाहिर सी बात है, पिछड़े बच्चे का सेंस ये आता था कि जो बच्चे किसी कारणवश पढ़ाई में क्या हो जाते थे, पीछे, उन्हें पिछड़े बच्चे बोलते थे। तो टीचर को ये लगा कि ठीक है भाई, कुछ बच्चों की स्पीड सीखने की धीमी होती है, कुछ बच्चों का सिलेबस छूटा हुआ है, कुछ बहुत है तेज पढ़ने में, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि बच्चों के अलग अलग क्लासरूम बना दिए जाए। तेज बच्चे अलग बैठेंगे, उनको उनके स्पीड में पढ़ाएंगे, जो थोड़े कमजोर हैं, धीमे समझ में आते हैं, उनको अलग रखेंगे, उनके लिए अलग शिक्षण विधि का प्रयोग होगा। जिनका सिलेबस छूटा हुआ पिछले वर्ष का, किस बीमार होने की वजह से किसी भी कारणवश जिनकी पढ़ाई छूटी, उनका पहले पीछे का कवर करवाएंगे, फिर आगे लेके चलेंगे। टीचर की भी सोच अपनी जगह बिल्कुल सही थी, वो एक तरह की समेकित शिक्षा थी। तो जब ये बात की गई तो वहां पे ये कहानी उभर के आई कि जब अलग अलग क्लासरूम बनाए गए तो तेज बच्चे जब निकलते थे लंच टाइम में या फ्री टाइम में बाहर, तो ये बोलते कि देखो वो गधों की क्लास है, उसमें सब गधे भरे हुए हैं। वो देखो उस समय जो पिछड़े बच्चे हैं उनमें भी सब गधे भरे हुए हैं। तो उनमें बच्चों ने चिढ़ाना शुरू किया, और जब बच्चों में चिढ़ाना शुरू हुआ तो जो कमरे में सारे कमजोर बच्चे होते, या उनके बोला जाए कि कमजोर बोलना गलत होगा, या फिर जो लोगों से अलग होते थे उनके लिए अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करना था, जिन जो बच्चों की समझने की शक्ति अलग होती थी। तो जाहिर सी बात है, जब उनको बच्चों ने बोलना शुरू किया देखो गधे बच्चे हैं, उनका क्लासरूम अलग है, हम लोग तेज बच्चे, हमारा क्लासरूम इधर है, तो जो कमजोर बच्चे थे उनके अंदर हीनता की भावना आने लगी कि लोग हमको गधा बोलते हैं, हम कमजोर है, हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो इस हीनता की भावना की वजह से डिमोटिवेट होने लगे, हतोत्साहित होने लगे। और इससे हुआ क्या कि बहुत से बच्चों ने ड्रॉप आउट करने लगा, बहुत से बच्चों ने स्कूल को छोड़ना शुरू कर दिया, ड्रॉप कर दिया, स्कूल को छोड़ना क्या कर दिया शुरू। तब वहां पे टीचर्स को और गवर्नमेंट के समझ में आया कि नहीं, ये चीज गलत है, सभी बच्चे को अलग अलग पढ़ाना गलत है, सभी बच्चों को एक ही जगह एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ाना होगा। और जब ये नियम आया तो इसी नियम के तहत बना समावेशी शिक्षा, कि हर बच्चे को, हर बच्चे और बच्चियों को बिना किसी भेदभाव के, चाहे शारीरिक रूप से अक्षमता ही क्यों ना हो, चाहे कोई बीमारी ही क्यों ना हो,
चाहे कुछ भी हो, मतलब चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे उसको श्रवण बाधित हो, चाहे दृष्टि बाधित हो, चाहे मुख बधिर हो, चाहे पिछड़ा बालक, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, चाहे जैसा बच्चा होगा, हर एक बच्चे को एक ही क्लास के अंदर समावेशित कीजिए और एक ही कक्षा के अंदर आप पढ़ाएंगे सभी बच्चों को, और वही कहलाता है समावेशी शिक्षा। और इस टॉपिक में गुरु इससे ज्यादा सीखने लायक कोई चीज ही नहीं है, बस इतना जानिए। हाँ, यदि यूपीट होता था तो आरपीडब्ल्यूडी, तो दिव्यांग बालकों का, तो राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीजें आती, पर यहाँ पे जो कहानी बनती है बस इतनी ही बनती है कि समावेशी शिक्षा ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक ही कक्षा में पढ़ाना या अधिगम कराना या शिक्षा देना, पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाती है। मतलब कहने का बात सीधा है कि मूल्यांकन अलग अलग होगा, परीक्षा की विधि अलग अलग होगी, शिक्षण उद्देश्य अलग अलग होंगे, शिक्षा अलग होगी, शिक्षण की विधियां अलग होंगी, सब अलग होगा, पाठ्यक्रम अलग होगा, सिलेबस अलग होगा, जो करना है सब अलग होगा। पर एक चीज आप जो नहीं बदल सकते कि सभी बच्चों को एक ही कक्षा में रखना है, ये कभी अलग अलग नहीं हो सकते। बच्चे बच्चे कहाँ रहेंगे? एक ही क्लासरूम के अंदर, बच्चों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई भी ऐसा वाक्य जो पेपर के अंदर आपको यह एहसास करा दे कि यहाँ बच्चों को बंटवारा किया जा रहा है, यहाँ दो बच्चों को अलग किया जा रहा है, चाहे वर्गीकरण करना कि बच्चों का वर्गीकरण करना, बच्चों को नामांकित करना, बच्चों को अलग करना, अलगाववाद करना, ये सारे टॉपिक क्या हैं? ये सारे सेंटेंस वाक्य क्या होंगे? आपके गलत होंगे। मतलब बच्चों को अलग करना, सोचिए आप, आपका दोस्त है, आपके आपके दोस्त को अलग अलग करिए, तो अच्छी तो बात थोड़ी ना है। अब इसमें कितने को लोग अगर सर हम लोग का क्लासरूम तो अलग चलता था, लड़कियों का अलग चलता था, तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे बात यह कि समावेशी शिक्षा में बिना किसी चीज के आधार पर भेदभाव के बिना सभी बच्चों को एक ही जगह पढ़ाना है, एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ाना है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। बस इससे ज्यादा गुरु समझने लायक समावेशी शिक्षा में है ही नहीं कुछ। समझ गए आप? इससे ज्यादा समझने लायक नहीं, इस बात को दिमाग में रखिएगा और आप अपने ऑप्शन को चेक करते जाइएगा, आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। समझ गए? तो एक ही कक्षा में पढ़ाना है। अब समावेशी शिक्षा में एक पार्ट आपका आ जाता है, जैसे आप थंबनेल पे भी देखा होगा, अधिगम अक्षमता। क्योंकि यहाँ दिव्यांग बच्चों की भी बात उठ जाती है, तो दिव्यांग बच्चों की जब बात उठती है तो वहां आता है अधिगम अक्षमता। क्या आता है? अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता। अधिगम क्षमता कोई बीमारी नहीं, सिर्फ एक विकार है। मतलब कि समझ लीजिए कि ये कोई बीमारी नहीं, एक तरह का विकार है जो तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम की वजह से होती है। जो आपकी नर्वस सिस्टम होती है बच्चों की, उसमें कोई मतलब बीमारी नहीं है, ये एक तरह की विकार होती है कि कोई गड़बड़ी होती है, जो नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी होने की वजह से बच्चों के अंदर अधिगम अक्षमताएं आ जाती हैं। इसको धीरे धीरे सुधारा भी जा सकता है, कुछ अधिगम अक्षमताएं जो हमेशा रहती भी हैं, पर व्यक्ति उसके साथ डील करना सीख लेते हैं बच्चे। तो अधिगम अक्षमताओं के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो अधिगम अक्षमताओं में जो आपको 4-5 अधिगम अक्षमताएं पढ़ने हैं, उसके बारे में देख लीजिए। पहला है डिसलेक्सिया। पहला कौन सा है? डिसलेक्सिया। पहला कौन सा है? पहला है आपका डिसलेक्सिया। दूसरा है डिसग्राफिया। तीसरा डिसआर्थोग्राफिया। चौथा
डिस्फेजिया या इसी बोलते हैं अफेजिया। पांचवा डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया या इसी को बोलते हैं अप्रेक्सिया, या इसी को क्या बोलते हैं, अप्रेक्सिया भी बोलते हैं। कहीं कहीं डिस्प्रेक्सिया लिखा रहता है, कहीं कहीं अप्रेक्सिया भी लिखा रहता है। और एक जो आपका छूट जाता है वो है डिस्कैलकुलिया। मैं इसी में लिखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिखाई देगा। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ इसे, हेडिंग को हटाते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए एक जो आपका छूट जा रहा है छठवां, डिस कैलकुलिया। एक होता है आपका डिस कैलकुलिया। तो देखिए अधिगम क्षमता में जो पढ़ना है डिसलेक्सिया, समझिएगा। डिसलेक्सिया या फिर आपको हिंदी में लिखा रहेगा पठन वैफल। फ की जगह का कहीं 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 आपको क भी मिलेगा, वैकल भी मिलता है, कहीं वैफल भी मिलता है, या पठन विकार भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। तो देखिए पहला होता है डिसलेक्सिया या पठन वैफल। इसका अर्थ होता है जब बच्चों को पढ़ने के संबंधित क्या होगी, प्रॉब्लम। जब बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, जैसे यदि बच्चा 21 को पढ़ता है 12 और बच्चा बी को क्या पढ़ ले, डी, तो ये कौन सी विकार होती है, ये विकार होती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कब होता है, जब 21 को 12 पढ़ेगा और बी को क्या पढ़ लेता है, डी। उम्मीद करता हूं ये कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए जब पढ़ने में बच्चों को दिक्कत हो, जब 21 को 12 पढ़ता है और बी को क्या पढ़ता है, डी, तो एक क्वेश्चन आपसे आता है, आगे बता देता हूं फिर बताता हूं आपको। डिस्ग्राफिया क्या होता है, लेखन वैफल। जब बच्चों को लिखने में क्या हो प्रॉब्लम, तो क्या होता है डिस्ग्राफिया। डिसआर्थोग्राफिया क्या होता है, जब वर्तनी संबंधित क्या हो, वर्तनी मतलब मात्रा, जब बच्चों को वर्तनी या मात्राओं को लिखने में जो प्रॉब्लम आती है उसे बोलते हैं डिसआर्थोग्राफिया। डिस्फेजिया या अफेजिया क्या होती है, ये भाषा संबंधित विकार होती है। एक ऐसा विकार जिसमें कि बच्चों को संप्रेषण में, मतलब बातचीत करने में, अभिव्यक्ति करने में, अपनी बात को कहने में प्रॉब्लम होती है, तो होता है कौन सा, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जैसे बलबलाना, हकलाना, इस तरीके के जो प्रॉब्लम होते हैं भाषा मतलब बोलने में या अपनी बातों को सही प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाते, और डिस्फेजिया अफेजिया मात्रा जिसमें भाषा संबंधित क्या होते हैं, विकार होते हैं। डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गति शारीरिक गति समन्वय संबंधित विकार। शारीरिक गतिक समन्वय संबंधित, गति समन्वय संबंधित विकार, यह वो विकार होता है जिसमें बच्चे आंख तथा हाथ के बीच तालमेल नहीं बना पाते, तालमेल नहीं बना पाते। मतलब जहां बच्चे दोनों हाथों के बीच तालमेल नहीं बना पाएंगे, कोई बॉल फेंका तो आंख से देख रहा पर उसको समझ में नहीं आएगा कि बॉल कहाँ से गिरेगा, तो आंख और हाथ के बीच तालमेल नहीं बना पाते या दोनों हाथों के बीच तालमेल नहीं बना पाते, तो इसमें उनको क्या होता है, लिखने में, साथ में चित्रकारी करने में, ड्राइंग करने में ड्राइंग करने में भी क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो वो कौन सा होता है, डिस्प्लेक्सिया अप्रेक्सिया, शारीरिक गति समन्वय संबंधित विकार। डिस्कैलकुलिया होता है गणन वैफल्य। अब देखिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर सकता है, गणन को गणना भी लिख सकता है। तो गणन मतलब देखिए कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट करने में, मतलब इसमें बच्चों को गणना संबंधित विकार होता है, गणना करने में दिक्कत आती है, गिनने में दिक्कत आती है, जिसमें कि डिस्कैलकुलिया में मतलब गणित संबंधित जो विकार होते हैं
कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट करना, गणना काम किस में होता है, गणित। तो गणित में जो संबंधित विकार होते हैं उसको किस में लेते हैं, डिस्कैलकुलिया में। तो देखिए डिसलेक्सिया पठन संबंधी, इसमें पढ़ने में दिक्कत होगा, 21 को 12, बी को डी समझेगा। डिस्ग्राफिया लेखन वैफल, जिसमें बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, वो कौन सी कहलाती है, डिस्ग्राफिया। देखिए ग्राफिया मतलब ग्राफ की तरफ खींचना, मतलब बच्चों को खींचने में लिखने में दिक्कत आ रही है। डिसआर्थोग्राफिया मतलब लिखने में तो दिक्कत है लेकिन ज्यादा दिक्कत है उसको, वर्तनी या भाषा या फिर वर्तनी या फिर मात्रा संबंधित जब विकार होती है, बच्चे जब मात्राएं गलत करते हो, वर्तनी संबंधित विकार होती है, तो उन्हें बोलते हैं डिसआर्थोग्राफिया। अब कितने की नजर टिक गई मेरे पर कि सर आपकी मात्रा से ज्यादा किसकी गलत होती होगी, जाहिर बात है, तो मेरी मात्रा थोड़ी ना गलत होती है, मुझे बीमारी कौन सी है, डिसआर्थोग्राफिया। और बीमारी नहीं है, एक तरह का विकार कहते हैं। चलिए आगे देखिए, डिस्फेजिया अफेजिया भाषा या संप्रेषण संबंधी विकार होती है, जिसमें मतलब कि बोलने में, बात करने में जो भाषा का प्रयोग करते हैं आप एक दूसरे से बात करने में, संप्रेषण वार्तालाप करने में या संवाद करने या अपनी बातों को कहने में इनको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। डिस्प्लेक्सिया या अप्रेक्सिया वो होता है जो शारीरिक गतिक समन्वय संबंधित विकार होती है, इसमें बच्चे हाथ और आंखों के बीच तालमेल नहीं बना पाते, दोनों हाथों के बीच तालमेल नहीं बना पाते, मतलब बॉडी का एक जो संतुलन होना चाहिए, एक बॉडी को जो नॉर्मल तरीके से वर्क करनी चाहिए उस तरीके से बच्चे वर्क इनकी बॉडी नहीं कर पाती, क्योंकि न्यूरो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होती है। मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम होने की वजह से जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति के शरीर काम करते हैं वैसा इनका शरीर काम नहीं करता है। डिस्कैलकुलिया या गणन संबंधी, जिसमें गणना संबंधित या गणित से संबंधित जब विकार आते हैं तो क्या कहलाते हैं, डिस्कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट करने, गणना संबंधित क्या होती है, विकार होती है। तो सारे क्वेश्चन तो आप बता देंगे, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक बच्चा 21 को 12 लिखता है, तो बताइए कौन सा विकार होगा। और आप बोलेंगे लिखता है तो लिखना मतलब कि डिस्ग्राफिया, पर आंसर क्या होगा, डिसलेक्सिया। इसी क्वेश्चन से बचना है। वो लिखेगा 21 को 12 लिखता है, तो 21 को 12 लिखेगा क्यों, क्योंकि 21 को जब 12 पढ़ ही रहा है इसलिए वो 21 को क्या लिख रहा है, 12। इसको आपको पकड़ना होगा, क्योंकि 21 को 12 आपने 21 लिखा, अब बोले लिखो इसको, तो वो 21 को पढ़ ही रहा है 12, इसलिए वो लिख भी क्या रहा है, 12। तो वो लिखने में बेकार नहीं, वो पढ़ने में बेकार है। जबकि आपको लाइन जो मिलेगी वो ऐसे मिलेगी कि जब बच्चा 21 को 12 लिखता है या सा को वाज लिख देता है, तो इसमें कौन सा विकार है, तो इसमें लिखने कौन सा, डिस्ग्राफिया मत मारिएगा, कौन सा होगा, डिसलेक्सिया होगा। तो ये आपके विकार हो गए, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए एक बीमारी और है, बीमारी क्या, एक प्रॉब्लम है जो बच्चों के अंदर रहती है जिसे बोलते हैं ADHD। अब लोगों ने तो इसको बड़ा लंबा चौड़ा बताया, पर आप शॉर्ट में समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। ADHD मतलब बोलते हैं अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार, या विकार की जगह आपको एक और शब्द मिलता है जो आप व्यतिक्रम, क्या मिलता है, व्यतिक्रम। अवधान न्यूनता अति सक्रियता व्यतिक्रम, या अवधान न्यूनता इसकी जगह सीधे ADHD लिख देगा, या फिर अवधान को ध्यान में कमी अति सक्रिय लिख सकता है, मतलब इसको पर्यायवाचक रूप में कैसे भी, लेकिन आप समझ जाएंगे कि अवधान न्यूनता अति सक्रियता की बात कर रही है, समझेंगे इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखिए अवधान मतलब होता है ध्यान, कितने लोग को लगता है कि अवधान का मतलब होता है ध्यान न लगाना, अवधान का मतलब होता है ध्यान। न्यूनता का मतलब होता है कमी, मतलब ध्यान लगाने में क्या हो उसके अंदर कमी, परंतु अति मतलब बहुत, सक्रियता मतलब सक्रिय है, चंचल स्वभाव का है। एक ऐसा बच्चा जो है तो बड़े चंचल स्वभाव का, बड़े तेज है बच्चा, खूब इधर उधर चलना कूदना उसका चलता है, पर ध्यान लगाने में उसको क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। मतलब बहुत एनर्जेटिक है, ऊर्जा से भरपूर है, थका हारा नहीं, बहुत चंचल मन का है, पूरा ऊर्जा से भरपूर है, पर फिर भी उसको ध्यान लगाने में जब कमी आती है बच्चों को, तो वो बोला जाता है ADHD। और ऐसे बच्चों को आप देखेंगे क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है, उसका ध्यान टीचर में नहीं रहेगा, उसका ध्यान आगे या अगल बगल के बच्चों को परेशान करने में रहेगा। कागज को फाड़ेगा, फाड़ के वो किसी की पूंछ बना देगा, धीरे से बेल्ट बांध कर, किसी कपड़े पे चौक लगा देना, किसी के सर पे धीरे से कर देना। तो मतलब कि वो
बच्चे, उसी बच्चों को बोला जाता है एडीएचडी। मतलब कि वो चंचल स्वभाव का है, उसके अंदर एनर्जी भरपूर है, पर उस चीज को फोकस नहीं कर पा रहा पढ़ाई पर। इतनी ज्यादा एनर्जी को फोकस पढ़ाई पर न करते हुए क्या हो जा रहा है, अति सक्रिय हो जा रहा है। तो ऐसे बच्चों के अंदर विशेषता की बात की जाए क्या होगा, तो ऐसे बच्चों के अंदर ध्यान लगाने में क्या आएगी, ऐसा बच्चा के अंदर ध्यान लगाने में कमी होगी। यदि किसी बच्चे के अंदर ध्यान लगाने में कमी होगी तो कौन सी बीमारी है, एडीएचडी। एक ऐसा बच्चा जो लंबे समय तक एक ही जगह या एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, वो कौन से रोग किससे ग्रसित है, एडीएचडी। अब सर कहेंगे वही तो लाइन है, अरे विशेषता में कौन सी लाइन रहती है, वही तो लाइन रहती है। या फिर लिखेगा ऐसा बच्चा जो कार्य को लंबे समय में भी पूरा नहीं कर पाता। लंबे समय भी पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। या ऐसा बच्चा जो कार्य को लंबे समय तक करता रहता है, यदि ध्यान लगाए तो जल्दी खत्म हो, पर वो लंबे समय तक करता रह रहा है, तो किससे ग्रसित है, एडीएचडी। अब ऐसा नहीं कि बड़ा काम है तब तो लंबा समय लगेगा, पर एक जो नॉर्मल टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा समय लग रहा है, तो मतलब वो किससे ग्रसित है, एडीएचडी। यदि अब ये पूछता तो नहीं, पर एडीएचडी बच्चों से डील कैसे करते हैं, तो उसके लिए टीचर को क्या करना होता है कि चूंकि वो अति सक्रिय, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उस जरूरत आपको उसको मारने पीटने की नहीं है। यही तो बात है कि आपको तरीके खोजने पड़ेंगे। जरूरत मारने पीटने की नहीं है, जरूरत है कि उसकी एनर्जी को डाउन किया जाए थोड़ा। और डाउन कैसे करेंगे, जैसे जाओ चाक लेते आओ ऑफिस में से, थोड़ा ब्लैक बोर्ड साफ कर दो, साफ कर देगा। कॉपी लेते आओ ऑफिस में से। तो ऐसे बच्चे जब दौड़ाते हैं भगाते हैं, थोड़ी उनकी एनर्जी डाउन होती है, वो स्टेबल बैठता है, फोकस सामने जाता है। तो इस बच्चों को इस तरीके से डील किया जाता है। तो एडीएचडी में क्या होगी, हर ऑप्शन जिसमें बात ध्यान लगाने की करेगा या जिसमें ध्यान लगाने में कमी होगा, वो सभी बच्चे किससे ग्रसित होंगे, एडीएचडी से। ये किसकी आप परिभाषा लिखे, एडीएचडी की। एडीएचडी में ये सारी चीजें होती है, ध्यान लगाने में कमी होगा पर बच्चा क्या होता है, बहुत सक्रिय होता है। तो एडीएचडी कोई बीमारी है, नहीं, बिल्कुल एडीएचडी कोई बीमारी नहीं है। अगला एक और बीमारी है जिससे आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब भर के हैं, ऑटिज्म। किससे, ऑटिज्म से। ऑटिज्म या ऑटिज्म को ही बोलते हैं स्वलीनता, या ऑटिज्म को बोलते हैं स्वपरायणता, या ऑटिज्म को ही कहते हैं स्वैर चिंतन, या ऑटिज्म को कहते हैं आत्म विमोह। ये ऑटिज्म के कई ढेर सारे नाम है, और ये सभी नाम आपके सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं। मैं बोला ना पढ़ाऊंगा तो डिटेल पूरा, ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। तो ये सभी नाम आपका ऑटिज्म में आ चुके हैं। अब देखिएगा ऑटिज्म वाले बच्चों की बात क्या होती है। एक ऑटिज्म का बच्चा इस तरीके का होता है कि उसके न्यूरल सिस्टम में तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी, क्या ये एक मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है। ऑटिज्म के बच्चों की जो बीमारी है, ऑटिज्म क्या है, एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है, मनोवैज्ञानिक बीमारी है। दूसरी चीज, इन बच्चों के लक्षण क्या होते हैं। पहला चीज कि ये नजरें चुराते हैं, मतलब एक चीज जो बात मैं बोलूं कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, मतलब इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। कोई भी बात आपके सामने कहने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो डरेगा, इसलिए वो अपनी बातों के अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा, अपनी बातों को आपसे कह नहीं पाएगा। और दूसरों की, आप कोई बात कर रहे हैं तो उसको ये चक्कर रहेगा कब हम यहाँ से भागें, इनके सामने से भाग जाएं, इसलिए वो आपकी बातों को समझ भी नहीं पाएगा। नजरें ये चुराएगा। अरे रोज रोज आप इनका दिनचर्या यदि बदलेंगे तो उसमें इनको कार्य करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सभी लक्षण किसमें होते हैं, ऑटिज्म में। आपको लक्षण में बताता हूं, जैसे ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक बीमारी है। दूसरा,
ऑटिज्म में जो बच्चे होते हैं, नजरें चुराते हैं, अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, आत्मविश्वास में कमी होती है, आत्मविश्वास में कमी होती है, एकाकीपन या फिर अपने में ही खोए रहते हैं, खोए रहते हैं, दूसरों के बातों को समझने में दिक्कत होती है, मतलब प्रॉब्लम होती है, दूसरों की बातों को समझने में प्रॉब्लम होती है। ये सभी लक्षण किसके हैं? ऑटिज्म के हैं, जिसमें बच्चे नजर चुराएगा, व्यक्ति नहीं कर पाएगा, एकाकीपन पसंद होगा, और साथ में प्रकाश तथा शोर पर के प्रति सचेत होते हैं। सचेत होने का मतलब कि जैसे एकाएक लाइट आ जाएगा तो इनकी प्रतिक्रिया एकदम अलग जाहिर होगी, एकाएक कहीं शोर होगा तो एकाएक इनका ध्यान जाएगा, मतलब प्रकाश और शोर के प्रति बहुत ज्यादा ये सचेत होते हैं, उस पर बहुत ज्यादा ये प्रतिक्रिया क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि यदि सैसवास्ट होते हैं, जो उसमें छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे भी क्या होते हैं, एकाएक लाइट अगर लगेगा लाइट देखने, उसको लगेगा क्या नहीं आ गया, शोर होगा तो एकाएक शोर की तरफ लगेगा, सारा काम धाम छोड़कर शोर की तरफ ध्यान लगाने लगेगा, या लाइट चली जाएगी तब भी उसके प्रति सचेत हो जाएगा, लाइट आ जाएगी तब भी सारा काम छोड़कर लाइट को 10 सेकंड तक देखता रहेगा। तो वही चीज ऑटिज्म में पाया जाता है कि प्रकाश और शोर के प्रति क्या होते हैं, बहुत सचेत। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मंद बुद्धि होते हैं, पढ़ने में भी तेज होते हैं, सही होते हैं, पर साथ में ये सारी चीजें भी उनके अंदर प्रॉब्लम पाई जाती हैं। जैसे अलग अलग दिनचर्या, अलग अलग दिनचर्या का पालन करने में दिक्कत आती है, मतलब अलग अलग दिनचर्या का पालन नहीं कर पाते, दिक्कत आती है। नहीं तो डिसऑर्थोग्राफी आप बना देंगे, डिसऑर्थोग्राफी वाले मास्टर। तो देखिए अलग अलग, यदि आज के दिनचर्या कुछ और है, कल का कुछ और, परसों का कुछ और कर दिया जाएगा, तो इनको इन सभी दिनचर्या में फिट बैठने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए सोल्यूशन इसका ये है, ऐसे लोग बच्चों के लिए, कि एक ही तरह का दिनचर्या बनाया जाए, एक ही तरह के दिनचर्या का प्रयोग किया जाए, एक तरह के दिनचर्या का क्या किया जाए, प्रयोग। इनका यही सोल्यूशन है। तो देखिए एक ही तरह के जब आप दिनचर्या का प्रयोग करते हैं, रोज एक ही तरह की दिनचर्या, तो उसमें करते करते धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है, अपने कार्य को करना सीख जाता है, उसको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है, नहीं तो ऐसे उसको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब एक ही तरह की दिनचर्या को करता रहता है, धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। पर ऑटिज्म पूरी तरह खत्म नहीं होता है, ये हमेशा देखा गया है किशोरावस्था तक या प्रौढ़ावस्था तक ऑटिज्म के लक्षण दिखाई देते हैं, कि नजरें न चुराना, अपने में खोए रहना। पर हाँ, उससे बच्चा डील करना सीख जाता है, उसके साथ रहना, बाकी जीविकोपार्जन की सारी चीजें भी करना सीख जाता है। तो ये किसके बारे में, ऑटिज्म के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सोल्यूशन कि एक ही तरह की दिनचर्या का प्रयोग किया जाए। तो आप पढ़े समावेशी शिक्षा, अधिगम अक्षमता में सारी चीजें, ऑटिज्म से लेकर सब कुछ, और इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फीड करने वाली बात है, क्योंकि एग्जैक्ट वैसा कभी आता नहीं। और उसी के साथ आपको लेके चलते हैं फिर से इधर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिखाने के लिए, ताकि आप समझ सके कि पूछता क्या है और करना क्या है। तो देखिए क्वेश्चन भर के हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? समता, समानता, पक्षपात या पृथक्करण। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ बात है शब्दों को समझने की।
कि समावेशी शिक्षा के अनुसार यदि सभी विद्यार्थियों को सर्वोत्तम क्षमता, मतलब सभी विद्यार्थियों अपनी सर्वोत्तम क्षमता पे हो, सभी विद्यार्थियों का विकास हो, सब पढ़े सब बढ़े, ये करना है तो आपको किस सिद्धांत पे चलना होगा? देखिए यहाँ ऑप्शन पहले, पक्षपात तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप बच्चों के बीच। पृथक मतलब अलग अलग करना, अलग अलग नहीं कर सकते। अब कंफ्यूजन होगा समता और समानता पे। समता का मतलब होता है साम्य या संतुलन, समानता का मतलब होता है बराबरी। क्या होता है? बराबरी। अब मतलब समझिए, क्या ये करना ठीक होगा कि इसका 90% है, अब इसको भी कैसे भी 90% करके इसके बराबर करना है, कि सभी बच्चों का 90% होना चाहिए, सभी बच्चों को मैथ एक बराबर आना चाहिए, सभी की एक दूसरे से बराबरी होनी चाहिए। और आप भी जान रहे हैं कि ऐसा करना क्या गलत है, आपको एहसास हो जाएगा। समानता गलत होता है, बल्कि समावेशी शिक्षा, एनसीईआरटी, एनसीईएफ सभी चीज कहते हैं कि हमें साम्य की स्थिति लानी है या समता की स्थिति लानी है। मतलब यदि इस बच्चे की जैसी क्षमता होगी उसके अनुसार इसका विकास, सर्वोत्तम विकास, इस बच्चे की जैसी क्षमता होगी उसके अनुसार इसका सर्वोत्तम विकास। इसका गणित अच्छा है, गणित में सर्वोत्तम विकास होगा। इसका जीके जीएस अच्छा है तो इसका जीके जीएस में सर्वोत्तम विकास होगा। मतलब बच्चों की क्षमता के अनुसार उनका सर्वोत्तम विकास करना ही समता या फिर साम्य कहलाता है, ताकि उनके बीच संतुलन बना रहे, एक्स्ट्रा प्रेशर ना जाए। तो मतलब बच्चों की क्षमता के अनुसार उनका सर्वोत्तम विकास करना समता या साम्य कहलाती है। समता या फिर साम्य कहलाती है, संतुलन बनाए रखना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, गति समन्वय वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? गति समन्वय कौन सा? डिस्प्लेक्सिया वाला केस है, पढ़े होंगे। गति समन्वय कौन सा था? डिस्प्लेक्सिया वाला केस था। ये किस तरह के प्रॉब्लम में होता है? क्या पाठ पाठ विषय वस्तु को पढ़ने में प्रॉब्लम होता है? नहीं। पढ़ने वाला कौन सा होता है? डिस्लेक्सिया। तथ्यों को याद रखने में? नहीं। अंकों का प्रंकलन, अंक मतलब गणित, मतलब ये तक डिस्कैलकुलिया हो गया। शारीरिक अंगों के बीच समन्वय, शारीरिक अंग आंखों, हाथों, इन पैर, इन सभी के बीच संतुलन नहीं बना पाता, समन्वय स्थापित नहीं कर पाता, तो इसी को बोलते हैं गति समन्वय संबंधित वैफल्य, या फिर इसी को बोलते हैं डिस्प्लेक्सिया या अपेक्सिया। ध्यान समझ गए होंगे इसे भी। इसे भी करते हैं टाटा बाय बाय। अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप बस समझते जाइए कि चीजों को करना कैसे है। देखिए अगला, ये कथन वाले में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ाए उनसे भी जो मुझे मिलते जा रहे थे, ताकि समझाते भी चलूं। बाकी तो मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा 300 तब आप देखिएगा वहां। सभी विद्यार्थियों के, कथन में क्या, पहले कथन पढ़िए। सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सही है कि गलत, पहले ये बताइए। तो जाहिर बात है ज्ञान के अलग अलग तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। क्योंकि समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल है, परंतु इनमें भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन तो सही है कि विविध तरीकों के जो ज्ञान के प्रतिनिधित्व का विविध प्रकार का इस्तेमाल करना चाहिए। विविध मतलब अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, व्यक्ति भिन्नता है, तो इसी तरह इसीलिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के अलग अलग प्रकार का इस्तेमाल करना चाहिए थे। अभी कथन ए क्या है? सही है। पर देखिए, क्योंकि समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल होते हैं, मतलब समावेशन में सभी बच्चों को रखा जाता है, आप तो जानते हैं, लेकिन ये बोला है कि समावेशन में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल होते हैं, परंतु भावात्मक कठिनाई, मतलब जो संवेगात्मक रूप से जिनके अंदर प्रॉब्लम है, भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं होते। क्या ऐसी बात है कि समावेशी शिक्षा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को लेंगे, लेकिन जो बच्चों को भावात्मक कठिनाई है या संवेगात्मक रूप से वो प्रॉब्लम है, संवेगात्मक रूप से उनके अंदर दिक्कत है, तो उन बच्चों को नहीं लिया जाएगा? जिनके अंदर भावात्मक कठिनाई उनको नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। और तर्क क्या है? गलत। तो मतलब ए सही है और आर क्या है? गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। आगे की ओर बढ़ते हैं।
पहले तो एक एक लाइक कर दीजिए, अब तो सिर्फ तो सुनना है ना, तो पहले एक एक लाइक कर दीजिए। आप लोग को लाइक नहीं आते हैं। अगला देखिए, यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं? मतलब ऑटिज्म की स्थिति में बच्चों को अलग अलग तरीके कई प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी ऑटिज्म वाले बच्चे किस चीज में अच्छे होते हैं? पहला देखिए, लंबे समय तक आंख का संपर्क बनाए रखना, गलत, बच्चे नजर चुराते हैं। अपरिचित के साथ संप्रेषण मतलब बातचीत करना अजनबियों के साथ, ये अपनी बात न कह पाता न समझ पाता है। दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तन के प्रति समंजन मतलब कि उनको फॉलो कर पाता, पालन कर पाता है। दिनचर्या यदि बार बार बदला जाए तो उनके प्रति वो बैलेंस बना पाता है, संतुलन बना पाता नहीं। विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में सही। मैंने कहीं नहीं बोला था कि ऑटिज्म वाले बच्चे गधे होते हैं या फिर याद नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला था कि ऑटिज्म वाले बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं, इसलिए याद करने की क्षमता, किसी बात पे तर्क करने की क्षमता ये कम नहीं होती है। तो याद करने की क्षमता में कोई कमी नहीं होती। ऑटिज्म वाले बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह बाकायदे हर एक चीज को याद कर सकते हैं, बल्कि वो तो बहुत और भी ज्यादा तेजी से याद करते हैं। कहा जाता है जिनके अंदर कुछ प्रॉब्लम भगवान देते हैं तो शक्तियां भी कुछ दे देते हैं, बस वही हाल है। अगले पे आइए। विविध आर्थिक, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी, व्यक्ति भिन्नता की बात बोल रहा है कि विविध मतलब अलग अलग प्रकार के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए। अलग अलग जगह से आए हुए बच्चे हैं, कई तरीके के बच्चे क्लास के अंदर, तो क्या मानकीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए? बिल्कुल गलत। मानकीकृत मतलब एक जैसा आप पढ़े, अलग अलग बच्चे हैं तो सिलेबस भी क्या होगा, पाठचर्या अलग अलग। अभी कथन ये क्या है, गलत। तर्क की बात करते हैं, क्योंकि मानकीकृत पाठचर्या सभी प्रकार के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है, गलत। एक जैसी पाठचर्या कभी भी सभी भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रख सकती, इसलिए तो आप पढ़ते हैं कि अलग अलग बच्चों के लिए पाठचर्या क्या होनी चाहिए, अलग अलग। तो ए भी गलत है और आर भी गलत है, ए आर दोनों क्या है, गलत है। तो इस तरीके से आपको तर्क और अभिकथन के क्वेश्चन को करने होंगे। फालतू में ज्यादा लंबा ले जाके रटने की कोई जरूरत नहीं है, चीजों को समझिए। आ गई देखिए, अनुसूचित जनजाति एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जो ऐसी अनुसूचित जनजाति जो विद्यार्थी है उनके समावेशन को मतलब उनको भी क्लास के अंदर इंक्लूड करने को सफल बनाने के लिए क्या जरूरी है? प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा पढ़ाया जाए। मतलब कोई एक प्रमुख समूह हो, कोई एक स्पेशल ग्रुप हो, कोई स्पेशल जाति हो, वो जो भाषा पसंद करती है क्या वो भाषा क्लास के अंदर पढ़ाया जाए? नहीं। उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभव को अनदेखी, मतलब जो अनुसूचित जनजाति से बच्चे आ रहे तो उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभव को अनदेखा कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। उनकी अपनी स्थानीय भाषा मतलब एस टी विद्यार्थी आ रहे हैं, अनुसूचित जनजाति जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनकी अपनी स्थानीय भाषा में मतलब इनकी खुद की भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए, बिल्कुल सही। यही तो बात कहती है कि बच्चों को बच्चों के भाषा में पढ़ाना, उनकी घर की भाषा में पढ़ाना है। अगला देखिए, विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखनी चाहिए। मतलब स्कूल और जो अनुसूचित जनजाति का एक समाज है, क्या दोनों के बीच गैप बना कर रखना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। तो यहां से आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, सॉल्व हमें कैसे करने हैं और क्या चीज पढ़ने में हमें फोकस करना है। इसलिए मैं ज्यादा लेके चलूंगा नहीं, बस इस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो। डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी लंबे निबंध लिखने के लिए उत्सुक होते हैं। अच्छा, जिसको डिसलेक्सिया होगा मतलब उसको दिक्कत कहाँ है, पढ़ने में। तो लंबे निबंध लिखने के लिए उत्सुक होते हैं, बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, पढ़ने के लिए अनुच्छुक होते हैं। जाहिर बात है जो डिसलेक्सिया से ग्रसित व्यक्ति होगा जिसको पढ़ने में दिक्कत है, वो पढ़ने की इच्छा उसको करेगी क्यों? वो पढ़ने के लिए क्या होते हैं, अनिच्छुक होते हैं, उनको पढ़ने की इच्छा करेगी ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन लेते हैं।
निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधा बनता है? जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित मतलब जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, उन बच्चों का यदि समावेशन करना, समावेशन मतलब कि उनको क्लास के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो इन चारों में से कौन है जो एक बच्चे को पढ़ने में, दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ने में बाधा बनेगी? पहला, रिकॉर्ड की गई सब सामग्री, बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है, रिकॉर्ड किए हैं आप ऑडियो में, पढ़ने वाली चीजों को आप ऑडियो के रूप में रिकॉर्ड किए हैं, तो उसको कान में लगा कर सुन रहा था, क्या ये बाधा बनेगा? नहीं। ब्रेल लिपि वाली पुस्तक, क्या दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि वाली पुस्तक बाधा बनेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चे ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। अभी मैं बता देता हूं लास्ट में। दृष्टिबाधित विद्यार्थी समावेशन, सॉरी, दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, देखिए जो दृश्यात्मक सहायक सामग्री होते हैं, मतलब जिनको दिखाई देता है सामग्री, सहायक सामग्री का मौखिक विवरण, मतलब ऑडियो के रूप में, मौखिक मतलब क्या होता है? वॉइस, मतलब ऑडियो के रूप में सारा विवरण उनको सुनाया जाए, तो क्या यह बाधा बनेगा? नहीं। लिखित और मुद्रित सामग्री, मतलब लिखी हुई और मुद्रित मतलब जो छपाई होती है, प्रिंटिंग होती है, क्या बच्चों के लिए आप लिखी हुई और प्रिंट की गई सामग्री देंगे पढ़ने के लिए, और बच्चा है कैसा? दृष्टिबाधित, तो जाहिर बात है ये उसके लिए क्या बनेगा? बाधा, पढ़ ही नहीं पाएगा, तो वही क्या बनेगी उसके लिए? बाधा बनेगी। अब देखिए एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि ब्रेल लिपि क्या होता है। ब्रेल लिपि को लुइस ब्रेल दिए थे। कौन थे? लुइस ब्रेल नामक वैज्ञानिक थे। ब्रेल लिपि क्या होता है कि जैसे कागज होता है, कागज के ऊपर डॉट 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 डॉट, मतलब उभरे हुए डॉट होते हैं, और उन्हीं से सारी प्रिंटिंग की गई रहती है, और इसमें हर एक शब्द को 6 बिंदी द्वारा बनाया जाता है। 6 बिंदु का प्रयोग करके हर शब्द को बनाया जाता है, मतलब ऐसे उभरे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके उभरे रहेंगे डॉट, और इन्हीं को सेट करके, 6 बिंदुओं को सेट करके अलग अलग शब्द बनाए जाते हैं, और जिसे बच्चा ऐसे टच करता है, स्पर्श करता है, और छू के उभरी हुई बिंदियां होती है तो उन्हें टच करके समझ जाता है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो कौन सी लिपि कहलाती है? लुइस ब्रेल की ब्रेल लिपि। और जो इसके वैज्ञानिक थे लुइस ब्रेल, ये भी अंधे थे, और इन्होंने खोज किया था। सोचने वाली बात है ना। अगला, निम्नलिखित में से क्या ध्यान भाव, ध्यान भाव मतलब ध्यान भाव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान भाव का संधि विच्छेद ध्यान प्लस अभाव, एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है। वही अवधान न्यूनता एवं अति सक्रियता, उच्च अवधान अवधि, दृढ़ आवेगशीलता, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। उच्च अवधान अवधि मतलब इसकी अवधान मतलब ध्यान लगाने की अवधि बहुत ही ऊंची होती है, बिल्कुल गलत, ध्यान लगाने में तो उसके अंदर कमी होती है। दृढ़ आवेगशीलता, तो उसके अंदर आवेगशीलता मतलब किसी कार्य करने के लिए जो जज्बा होता है बहुत ही ज्यादा दृढ़ होता है, गलत। निम्न स्तरीय क्रियाशीलता नहीं, सक्रियता मतलब बहुत ही ज्यादा सक्रिय होता है, निम्न नहीं होता है, क्रियाशीलता उसके अंदर बहुत अंदर होती है। सुनने के लिए विस्तारित धैर्य, मतलब कोई टीचर बैठा रहा, धैर्य मतलब शब्द, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको बैठ के शांति से सुनने का उसके अंदर धैर्य नहीं होता। सुनते सुनते 1 सेकंड 2 सेकंड सुनेगा, फिर इधर सुनते सुनते 1 सेकंड 2 सेकंड हुआ, नीचे पैर से ऐसे धीरे से मार देगा, सुनते सुनते 1 2 सेकंड हुआ, नहीं बगल में ऐसे कर देगा। तो उसके अंदर सुनने के लिए विस्तारित मतलब सुनने के लिए बहुत ज्यादा उसके अंदर धैर्य की क्या होती है? कमी होती है। पर ऐसे बच्चों के लिए अंदर धैर्य की क्या होती है? कमी होती है, कि वो सब्र करके एक ही चीज पे ध्यान फोकस कर सके, एक ही चीज पे ध्यान लगाए, क्योंकि एक ही चीज पे ध्यान लगाने के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, ताकि बाकी चीजों से आप ध्यान हटा सके। और इसी चीज की बच्चे के अंदर क्या होती है? कमी होती है। और आप समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन आपको किसी विशेषता लिखने से या दुनिया भर की कहानी पढ़ने से नहीं होगी, उसके कॉन्सेप्ट को समझने से होगा। अगला देखिए, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होगा? मतलब सुविधा वंचित समूह, कुछ ऐसे बच्चों का समूह जो सुविधाओं से वंचित हैं, अलग अलग सुविधाएं उनके पास नहीं पहुंच पा रही हैं, उन बच्चों को समावेशित करना, उन बच्चों को आपको क्लास के अंदर पढ़ाना है। बहुत से ऐसे गरीब बच्चे होते हैं या ऐसे समाज से बच्चे होते हैं जैसे आदिवासी जनजाति हो गई, कि जहां बच्चे शिक्षा या कई सुविधाओं से वंचित होते हैं, और उनको आपको उसी क्लास के अंदर बैठा पढ़ाना जिसमें सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसी क्या चीजें, जो चारों में से ऐसी क्या है जो अवरोध रुकावट बनेंगे? पहला, रूढ़िबद्ध एवं स्थापित धारणाएं, जायज बात है पहले दिख गया, रूढ़िबद्धता मतलब रूढ़िबद्धता चली आ रही है कि नहीं,
ये समाज से अलग थलग है, निम्न जाति के है, इनसे दूरी बना के रखना चाहिए। तो क्या ये सभी धारणाएं बच्चों के क्या होगी, पढ़ाई में रुकावट बनेंगी। तो कौन सा सही है, ये बाल केंद्रित उपागम, बाल केंद्रित शिक्षा बिल्कुल सही है, तो ये अवरोध तो बनेगा नहीं। रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन सही होता है, ये भी अवरोध नहीं बनेगा। व्यक्ति भिन्नताओं को ध्यान रखना, व्यक्ति भिन्नताओं को आप ध्यान में रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी अवरोध नहीं बनेगा। कौन सा अवरोध बनेगा, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, जो हमेशा धारणाएं चली आ रही, रूढ़िबद्धता, लोगों की सोच, वो चीजें यदि एक टीचर अपने दिमाग में ले लेगा कि नहीं ये निम्न जाति का, आदिवासी जनजाति का या फिर दलित समूह का है, इससे दूरी बना कर रखना चाहिए। जो पहले चलती थी अब धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन बहुत सी जगह अभी भी देखने को मिलती है। यदि एक टीचर के तौर पर आप इन सभी चीजों को धर्म, जाति या इन सभी चीजों को आप दिमाग में रख रहे हैं, तो जाहिर बात है आप उस बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे और उस बच्चे के समावेशन में क्या हो जाएगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। अब एक चीज आप समझ गए होंगे कि ये सारी जो चीजें हैं, बात है कॉन्सेप्ट की। मैं बार बार उस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आप लोग से मैं कह भी दूं ना तो आप लोग दिमाग से निकाल देंगे, इसे बार बार दोहराना पड़ता ताकि आपके दिमाग में बैठ ही जाए। देखिए क्वेश्चन, पठन वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती कारण बनता है, स्केच बनाना, वाचन, देखना या फिर सुनना। पठन वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती बनता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, दे रहा हूं आपके लिए। इस क्वेश्चन का जवाब हमको चाहिए कमेंट में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है और मैं बताया था, इसलिए इसको बताएंगे, नहीं तो अगले वीडियो में तो मैं बताऊंगा ही, पर ये वाला होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि इसका जवाब आपको बताना है कि पठन वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती बनता है। स्केच बनाने में, मतलब ड्राइंग करने में, वाचन, बोलने में, देखने में या सुनने में, किसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बनता है, ये बताना है आपको। और इसका आसान, बहुत जवाब आसान है, जो ज्यादा सोचेगा वही गड़बड़ करेगा। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, देखता हूं और अगला क्वेश्चन, अच्छा अभी क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक बच्चा जो दृष्टिबाधित है, ऐसे बच्चों को समावेशित करने के लिए अपने क्लास के अंदर सहजता से पढ़ सके, इसके लिए क्या करना चाहिए। जितना अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट पे लिखनी चाहिए। अरे भाई ज्यादा इंफॉर्मेशन श्यामपट पे लिख लोगे तो दृष्टिबाधित है तो समझेगा कहां से, उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है, ये नहीं करना चाहिए। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग से बाधित करना चाहिए। समर्थक मतलब सपोर्ट, जैसे ऑडियो लगा लेना या ब्रेल लिपि वाले पुस्तक, तो ये सब वो चीजें हैं, उपकरण हैं, मतलब चीजें हैं जो बच्चों, दृष्टिबाधित बच्चे की सपोर्ट करती है, सहायता करती है। तो क्या ऐसे चीजों पर बाधित करना, ऐसे चीजों बैन लगा दो, नहीं ब्रेल लिपि वाली किताब का प्रयोग नहीं होगा, ऑडियो ट्यूब का प्रयोग नहीं होगा, तो ये भी क्या है, गलत है। निम्नलिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना, जो भी सूचनाएं आप लिखी है मौखिक रूप से उसे वॉइस के रूप में बताना चाहिए, संप्रेषित करना चाहिए, बताना चाहिए, बिल्कुल सही है। तभी तो बच्चा जानेगा क्या लिखा हुआ है, आपकी आवाज को सुनेगा और चीजों को समझेगा, ये क्या है, सही। अगला पढ़ लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इससे ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए सीटेट में 4 ऑप्शन पढ़ा करिए क्योंकि बेहतर की हमको तलाश रहती है। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल कार्य देने चाहिए, बिल्कुल नहीं। सरल क्यों देंगे, आप उसको बेचारा समझते हैं, सरल देने का मतलब आप समझ ले, पहले से समझ लेकर बेचारा है, कुछ होगा नहीं इसलिए आसान आसान दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चों के बराबर आपको उसको डील करना है। हाँ, उसको सारे सपोर्ट सिस्टम दीजिए, ब्रेल लिपि वाली पुस्तक दीजिए, ऑडियो टेप दीजिए, उसको अलग से आप ध्यान दीजिए, पर यह नहीं कि बेचारा समझ के सरल चीजें दे दीजिए, बिल्कुल नहीं। तो देखिए ना समावेशी शिक्षा कैसे क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। स्वलीनता विकार, स्वलीनता मतलब ऑटिज्म, स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। मतलब जो ऑटिज्म वाले बच्चे, जूझते हुए बच्चे हैं, उनकी पहचान किससे होती है। उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, मतलब ये ऑटिज्म वाले बच्चे की पहचान ऐसे होगी कि बच्चा बहुत ही ज्यादा सामाजिक कौशल होगा कि समाज में मिलना घुलना, सभी से हाय हेलो करना, बिल्कुल नहीं। ऐसे बच्चों को तो समाज में बात नहीं करते, नजर चुरा लेते, सामाजिक कौशल कहाँ होगा, उच्च होगा। आवेगशीलता, कि बहुत ही आवेग में आ जाते, बहुत ही जज्बाती तौर पे बहुत ही तेजी होती है इनके अंदर, बिल्कुल नहीं। अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, बात करने में अवरुद्ध, रुकावट पैदा होती है, बात करने में क्या होती है, रुकावट पैदा होती है, सही है। औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि, इनकी बुद्धि लब्धि जो सामान्य बच्चों से बहुत ऊपर होती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये समझना मत। सामान्य बच्चों की जैसे होती है, हो सकता है ज्यादा, पर आप ये नहीं कर सकते कि सामान्य से हमेशा ज्यादा ही होगी, बल्कि कौन सा, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। बोले थे ना बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है, सामने वाले की बात को समझने में भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं।
तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि हमें फोकस किन टॉपिक पे करना है, क्या समझना है, और ये वाले क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इसी के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नज़र सब कवर, शॉर्ट और संपूर्ण गाथा के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, जरूर। अब तो प्लीज भी बोल दिए, अब तो कर ही दो, और साथ में कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का जवाब, ताकि समझ में आए कि आप लोग कहाँ तक समझे, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। और जो भी आपके राय मशवरा हो लेकर, उस सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो कमेंट का आपका इंतजार भरपूर होता है। और साथ में वीडियो क्या कर देना है, शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्टेटस पे एक लिंक ही तो, शेयर बटन दबाओ, लिंक उठाओ और एक बार लगा दो, तो शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। गुड लक।